नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक। 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मोहर। राज्य हित में 10 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए। सिंचाई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। मंत्री मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। चल रहे कामों को समय पर पूरा किए जाने के दिए निर्देश। उत्तराखंड में कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों का बढ़ाया कार्यकाल। खेल मंत्री रेखा आर्या ने 1 साल दी मंजूरी। 15 मार्च तक कर सकेंगे काम। गंगा दशहरा पर हरिद्वार में उमड़ी भीड़। श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। मेले में पुलिस बल तैनात। क्षेत्र को 3 सुपर जोनों में बांटा। उत्तराखंड में कोविड को लेकर एडवाइजरी जारी। सचिव स्वास्थ्य डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा, राज्य में स्थिति पूरी तरह सामान्य, लेकिन एहतियात जरूरी। देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि की सीमा बढ़ा दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के क्रम में अब बलिदानियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। बता दें कि पहले यह राशि 10 लाख रुपए थी, जिसके चलते मुख्यमंत्री धामी ने गत वर्ष कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बलिदानियों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने की घोषणा की थी। इस क्रम में शासन ने अब शासनादेश जारी कर दिए हैं। यह शासनादेश 26 जुलाई 2024 से अनुमान्य होगा। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने बीते कारगिल दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की, जिसका शासनादेश जारी किया जा चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले कारगिल दिवस पर ये घोषणा की थी। देखिए, हम किसी की जान की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये एक सम्मान होता है और उसको 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही अभी उसका जीवन होने वाला है। मेरे अनुरोध पर जो हमारे परमवीर चक्र विजेता हैं, पहले उनको 50 लाख मिलता था, अन्य प्रदेशों में 1 करोड़ था, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर दिया है। शीघ्र भी उसका भी जीवन होने वाला है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। बैठक में मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने वार्ड 6, दून विहार, ब्रजलोक कॉलोनी, ग्राम पंचायत सिरकी, सशस्त्रधारा, सिगली पंचायत, ग्राम पंचायत चंद्रोटी, ग्राम सभा सिल्ला के शीरा गांव, घंतू का सेरा सहित अन्य क्षेत्रों में आरसीसी पाइप, सुरक्षा दीवार, जल निकासी से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंत्री जोशी ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को भी शीघ्रता से स्वीकृति दिलाई जाए, ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सके। आज हमारी पेयजल योजना पूरी हो चुकी है। रोपवे का काम 60% करीब पूरा हो चुका है। सैन्य धाम जो कि 95% पूरा हो चुका है। सड़क का काम चल रहा है और इसी महीने हो सकता है एंड तक उसका लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी या रक्षा मंत्री जी द्वारा किया जाए। और बाकी तो विकास कार्य सतत, क्योंकि
जैसे मेरी काम करने की शैली और सरकार का आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, जितनी भी योजनाएं हम लेकर गए हैं सारी योजनाओं पे लगातार काम चल रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्य के निर्देश पर खेल विभाग में पिछले साल तैनात किए गए कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सेवा की निरंतरता को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। खेल निदेशालय ने इस संबंध में सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र भेजा है। शासन आदेश के मुताबिक इन कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों को पहले 11 महीने के लिए नियुक्त किया गया था। यह कार्यकाल समाप्त होने के बाद कुछ जनपदों से खेल मंत्री को यह शिकायत मिली थी कि इन कोचों को आगे काम नहीं दिया जा रहा है। बीते सप्ताह खेल विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में इस पर खेल मंत्री रेखा आर्य ने कड़ी नाराजगी जताई थी और निदेशालय को इन सभी कॉन्ट्रैक्ट प्रशिक्षकों की सेवा की निरंतरता को बढ़ाने का निर्देश दिया था। इसके बाद मंगलवार को सभी जिला खेल अधिकारियों को पत्र लिखकर प्रशिक्षकों का कार्यकाल इस साल 15 अप्रैल से अगले साल 15 मार्च तक बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। हमारे खेल प्रशिक्षक का जो निरंतरता है उसके आदेश पुनः कर दिए गए हैं। दुर्भाग्यवश वित्तीय वर्ष में जो है बजट में विलंब हुआ था, जिसके कारण से कुछ डीएसओ जनपदों के उन्होंने हमारे खेल प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण से बाहर कर दिया था। अभी पुनः आदेश कर दिए गए हैं कि हमारे खेल प्रशिक्षकों को पुनः उनकी निरंतरता को बरकरार रखा जाए और वो अपनी सेवाएं देंगे। निश्चित रूप से तभी हमारे धरातली स्तर पे ग्राउंड जीरो पे खिलाड़ी भी तैयार हो पाएंगे। तो ये आदेश होने के उपरांत में आप किसी प्रकार के असमंजस की स्थिति नहीं है। खेल प्रशिक्षक अपनी सेवाएं देंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें राष्ट्रीय खेलों में हमारे बच्चों ने जाना है, आने वाले समय में अन्य चुनौतियों में भी कॉम्पिटिशन्स में हमारे बच्चों ने जाना है। तो मैं समझती हूँ कि ये रास्ता आदेश होने के बाद में प्रशस्त हो गया है। इससे खेल प्रशिक्षक भी प्रसन्न है और निश्चित रूप से खिलाड़ियों को भी उनके प्रशिक्षक मिल गए हैं। मानसून सीजन को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने जिला प्रशासन के साथ ही सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने आपदा परिचालन केंद्र का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाएं देखी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए आपदा कंट्रोल रूम की दीवारों को जिले की तहसील, थाना, हॉस्पिटल एवं आवश्यक सेवाओं वाले संस्थानों के GIS मैप से सुसज्जित किया जाए। उन्होंने मानसून काल में त्वरित रिस्पांस हेतु NH, लोनीवी, UPCL, जल संस्थान के जेई 2 टाइम सुबह एवं शाम 1 से 2 घंटा आपदा परिचालन केंद्र में उपस्थित रहने और अपने विभाग से संबंधित शिकायतों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि अभी तक प्राप्त 125 विभिन्न शिकायतों में से 122 का निस्तारण कर दिया गया है। हमारा जिले का कंट्रोल रूम है। यहीं से कोई भी अवर सिचुएशन उत्पन्न होती है, कहीं पर लैंडस्लाइड आता है, कहीं पर मलबा आता है, कहीं पर अर्बन फ्लडिंग होती है, कहीं पर पेयजल संकट आता है, कहीं पर कोई पेड़ गिरता है, तो सारे डिपार्टमेंट्स को जो निर्देश हैं यहीं से प्रदत्त किए जाते हैं थ्रू वायरलेस फ़ोन लाइंस एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स। चाहे वो हमारे जल से रिलेटेड 7 डिपार्टमेंट्स हैं, जल संस्थान, जल निगम, UUSDA, स्मार्ट सिटी, स्काडा या नलकूप, या हमारा UPCL है, PWD, NH। ये व्यवस्था यहाँ पर स्ट्रीमलाइन की गई है कि सभी डिपार्टमेंट के जेईज प्रतिदिन 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम यहाँ पर बैठकर आने वाली कंप्लेंट्स का निस्तारण करेंगे। हाईकोर्ट ने प्रदेश में सहायक अध्यापक LT के 1352 चयनित अभ्यर्थी को विभागीय नियुक्ति पत्र देने पर लगी रोक हटा ली। कोर्ट ने कहा कि 1554 पदों के सापेक्ष चयनित 1352 अभ्यर्थियों की सूची में कोई फेरबदल नहीं होगा। बचे 192 पदों के लिए अचयनित अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनेगी और इसमें जो होंगे उन्हें समायोजित किया जाएगा। बाकी सीटों को भरने के लिए सरकार को छूट दे दी गई है। कोर्ट ने सभी याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव करवाने के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जून की तिथि नियत की। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस संबंध में हाईकोर्ट में दायर विभिन्न याचिकाओं में कहा गया है कि राज्य सरकार ने
नियमों को ताक पर रखकर आरक्षण की अधिसूचना जारी की। हरिद्वार के सेक्टर 1 स्थित आर्य समाज मंदिर में आर्य समाज ने 8 दिवसीय आर्यवीर दल आवासीय शिविर का आयोजन किया, जिसमें छोटे बच्चों को वैदिक संस्कार और चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिविर में 110 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं, जिन्हें जूड़े, कराटे, लाठी, तलवार और योग अध्यात्म का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भेल आर्य समाज के प्रधान डॉक्टर महेंद्र आहूजा ने बताया कि बच्चे बौद्धिक, शारीरिक और शैक्षणिक विकास के लिए पिछले 3 वर्षों से लगातार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बाहर से विद्वान आकर बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। ये आर्यवीर दल का शिविर लग रहा है, जो छुट्टियों में समर कैंप होते हैं, उसी प्रकार से आर्यवीर दल का कैंप है। और इसमें बच्चों को जूड़े, कराटे, लाठी, तलवार, योग, आत्मसुरक्षा, सेल्फ डिफेंस आदि सिखाते हैं। और यहीं पर बच्चे 24 घंटे यहीं रहते हैं, बालक यहीं रहते हैं। बालिकाएं अपने घर पर सुबह 4 बजे आती हैं और शाम को 8 बजे भोजन करके जाती हैं। और यहाँ पर उन बच्चों को बीच बौद्धिक कक्षाएं चलती हैं दिन में, तो बाहर से जो इस कक्षाओं के विशेष लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है। जैसे IIT रुड़की से बुलाया गया था, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से बुलाया गया था। आयुर्वेद का विषय है, मेडिकल लाइन का विषय है, इंजीनियरिंग का, यानी कोई भी विषय को हम छोड़ते नहीं, हर विषय पर उन बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पे इस तरीके के इस शिविर का जो आयोजन किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में चारों तरफ जिस तरीके का वातावरण है, अपने घरों में छोटे बच्चों को संभालना, उनको किस तरीके का समय देना, वो संभव नहीं हो पाता, जिस वजह से जो है आज के समय में बच्चे अपनी दिशाओं से भटक रहे हैं। मोबाइल में ज़्यादा समय निकालना, टीवी पे ज़्यादा रुचि रखना। तो इस तरीके के कैंप में लगातार हम 8 दिन के इस आवासीय कैंप में बच्चों को एक अवसर मौका दे रहे हैं, यहाँ पर आकर के वो इस शिविर में उनके सर्वांगीण विकास पे, उनका शारीरिक विकास, बौद्धिक, शैक्षणिक संस्कारों के ऊपर विशेष तौर से उनके चरित्र निर्माण को किस तरीके से किया जाना चाहिए, उसके ऊपर ये आर्य समाज BHL की तरफ से ये प्रयास पहल है। वहीं सल्ट अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान रेंज में पर्यटकों की सुविधा के लिए मोहान सफारी जोन में ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई। अब पर्यटक अपने घर बैठे ही सफारी जोन में विजिट, जंगल सफारी और अन्य गतिविधियों के लिए वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग कर सकते हैं। GFO अल्मोड़ा दीपक सिंह, SDO रानीखेत काकुल पुंडीर के निर्देश पर यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ पर्यटकों के समय और संसाधनों की बचत करेगा। सफारी जोन में बुकिंग प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए तकनीकी सुधार भी किए गए हैं, जिसमें कि मोहान जोन आने वाले पर्यटकों को राहत मिलेगी। पर्यटकों का कहना है कि अचानक सभी लोग ऑनलाइन रहते हैं, उनके ऑनलाइन बुकिंग करना काफी फायदेमंद रहेगा। ऑनलाइन होने से आसानी से बुकिंग मिल जाती है। वन क्षेत्र अधिकारी मोहान गंगा सरन ने बताया कि मोहान सफारी जोन में DFO अल्मोड़ा दीपक सिंह, उप SDO रानीखेत काकुल पुंडीर के निर्देश पर पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली की शुरुआत की है। यहाँ जिम कॉरिडोर में हर बार सफारी करी है मैंने, आज 5वीं-6वीं बार का एक्सपीरियंस है मेरा। काफ़ी अच्छा रहा है। कभी कभी बहुत कुछ दिखता है, देखने को मिलता है, अच्छा है, नेचर ब्यूटी है, एकदम नेचुरल हवा है, सब कुछ है। दिखता है कभी कभी जानवर दिखता है, जब समय की बात है। मैंने सुबह 5 बजे करी थी, तब भी दिखा था मेरे को। अभी भी ऐसा, आज तो गर्मी हो रही है तो कुछ दिखा नहीं। बाकी मुझे अच्छा लगता है, मैं हर साल आता हूँ, साल में कभी 2 बार भी आता हूँ। ये पीछे फरवरी में भी आया था, फिर आज आया हूँ। हमारा मोहान जोन नया खुला है, अभी बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पे पहले ऑनलाइन नहीं था, अभी ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन से भी बहुत सुविधा है, कुछ परमिट ऑफलाइन भी मिल रहे हैं। बहुत अच्छा है मोहान जोन। कॉर्बेट में जितने जोन खुल रहे हैं उतना अच्छा है। एक्चुअली में भी यहाँ पे हमारे मोहान जोन में टाइगर सेटिंग हुई थी, कल आफ्टरनून में भी टाइगर सेटिंग हुई थी। अच्छी वाइल्ड लाइफ दिख रही है, गेस्ट बहुत खुश हैं और अच्छे से यहाँ पे घूम रहे हैं। काफ़ी अच्छा जंगल है मोहान का, डेंस फॉरेस्ट है, रिवर साइड है। राजधानी देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में कई ऐसे पेड़ हैं जो अपनी आयु सीमा पूरी कर चुके हैं या फिर जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं। ऐसे में बीते दिन ऐसे पेड़ों की चपेट में आकर कई लोग हताहत हुए हैं, जिनमें कुछ की दुखद मृत्यु हो गई है। दून नगर निगम की नगर आयुक्त नमामि बंसल ने कहा कि निगम क्षेत्र में ऐसे जितने भी पेड़ हैं उनकी लॉपिंग करते हुए उन्हें हटाने को लेकर
वन विभाग के साथ पत्राचार किया गया है, जिसके तहत शहर के भीतर कई पेड़ों को काटने की प्रक्रिया गतिमान है। जैसा कि हम जानते हैं कि अब वर्षा काल नज़दीक है और वर्षा काल को ध्यान में रखते हुए नगर निगम क्षेत्र में कुछ सड़कों पर और कुछ सार्वजनिक स्थलों पर कुछ इस प्रकार के पेड़ों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब खतरे के लिए खतरे का एक कारण बन रहे थे। तो उन्हीं की लॉपिंग के लिए और अगर हटाने की आवश्यकता थी तो उसके लिए वन विभाग के साथ में समन्वय बनाते हुए जॉइंटली कल एक ऑपरेशन चलाया गया है और इसमें जो कंसर्निंग 3 डिविजन्स नगर निगम क्षेत्र में हैं उनके साथ में इसको कार्रवाई को किया गया है। एसडी बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।